हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो इस चैप्टर में हमें इस पूरे बुक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। इस बुक का ही नहीं, नेक्स्ट ईयर आप जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे उसका भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी किस तरह का डिसिप्लिन है। हम कई सारे डेफिनेशन देखेंगे, ज्योग्राफी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत क्यों है। फिर हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या है। हम कई सारे डेफिनेशंस देखेंगे, हम कई सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे और ये समझेंगे कि ज्योग्राफी किस तरह का डिसिप्लिन है। फिर हम ये देखेंगे कि ज्योग्राफी कैसे एक इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है। फिर हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी और अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे और लास्ट में हम पूरा फोकस फिजिकल ज्योग्राफी को देंगे और फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, हमें क्यों इसे पढ़ना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आपने ज्योग्राफी को छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 6 to 10th आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा होगा। क्लास 11 और क्लास 12 में आप ज्योग्राफी को इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हो, यानी कि और डिटेल में आप पढ़ोगे। और यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का डुअलिज्म समझना होगा। ज्योग्राफी में डुअलिज्म एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डुअलिज्म मीन्स जब एक डिसिप्लिन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी में दो एलिमेंट्स हैं, एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी जो फिजिकल वर्ल्ड से डील करता है और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी जो ह्यूमन वर्ल्ड से डील करता है। और अब आप ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इन दोनों के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है इस नजरिए से पढ़ोगे। तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करना होगा, हम ज्योग्राफी पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ना है हमें, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। तो इसके कई सारे रीजन है। तो टेक्स्ट बुक में हमें पहले बताया गया है कि हम अर्थ में रहते हैं और यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं, यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसका इमीडिएट इफेक्ट हम पे होता है। और ज्योग्राफी कई सारे फिनोमेनास को पढ़ता है जो अर्थ में हो रहे चेंजेस को समझने की कोशिश करता है। हम अर्थ में रहते हैं, हमारी जो जिंदगी है वो जो भी अर्थ में चेंजेस हो रहा है उससे अफेक्ट होता है। इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ना और अलग अलग फिनोमेना, ज्योग्राफिक फिनोमेना, उसका वेरिएशन पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो जरूरी है और ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं और ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी में, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी में, हम रिसोर्सेज को, उसके यूटिलाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, इन सभी चीजों पे भी फोकस डालते हैं। और ज्योग्राफी में हम ह्यूमन बीइंग्स और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरैक्शन है, जो रिलेशनशिप है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व हुई, ह्यूमन का इंटरैक्शन कैसे नेचर के साथ चेंज हुआ, ये भी हम समझते हैं। जैसे कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थे वो नेचर पे, अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स पे बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रहे थे और ये जो फेज था यहाँ पे नेचर के पास ज्यादा कंट्रोल था, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट से जो भी रिसोर्सेस मिलते थे ह्यूमन बीइंग्स उसी पे डिपेंड कर रहे थे। धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स ने टेक्नोलॉजी डेवलप, नेचर को समझा और उस नॉलेज से टेक्नोलॉजी डेवलप, और एक ऐसा फेज आया जो एक फ्रीडम का स्टेज था जहां पे ह्यूमन बीइंग्स ने पॉसिबिलिटीज को हार्नेस किया, रिसोर्सेस से और पॉसिबिलिटीज जनरेट किए। तो ऐसे ऐसे जो रिलेशनशिप है उसमें भी चेंजेस आए। जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता गया, ह्यूमन बीइंग्स और नेचर के बीच का जो इंटरैक्शन था वो भी चेंज होता गया। हमने हमारे फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना स्टार्ट कर दिया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, रिसोर्सेज को कैसे हार्नेस करना है इसमें भी चेंजेस आए। हमने हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी करना स्टार्ट कर दिया और हम एक स्टेट ऑफ फ्रीडम उसमें पहुंच गए। और ज्योग्राफी में हम कई सारे फिनोमेनास को पढ़ते हैं और हम ये भी पढ़ते हैं कि वो एक स्पेस में कैसे वेरी करता है, हम स्पेशल वेरिएशन पढ़ते हैं। और एक और फैक्टर हमें कंसिडर करना होता है कि ह्यूमन वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड
दोनों में एक कॉमन एलिमेंट है डाइवर्सिटी, यानी कि जो वेरिएशन है फिजिकल वर्ल्ड में भी हम वेरिएशन देख सकते हैं और जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है वहाँ पे भी वेरिएशन है। डाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसी डाइवर्सिटी को, लैंड में जो डाइवर्सिटी है, लोगों में जो डाइवर्सिटी है, इसी डाइवर्सिटी को समझना एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। जो फिनोमिना जिसका स्पेशल वेरिएशन, टेम्परल वेरिएशन, जो टाइम और स्पेस का वेरिएशन है, डाइवर्सिटी, इन सभी चीज़ों को समझना एक ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप मैप्स को पढ़ना सीखोगे, आप ग्लोब को कैसे पढ़ना होता है ये सीखोगे, आप अर्थ सरफेस को विजुअलाइज कर पाओगे। और ज्योग्राफी में कुछ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स की वजह से भी चेंजेस आए, जैसे जीपीएस का यूज, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कंप्यूटर कार्टोग्राफी। कंप्यूटर कार्टोग्राफी में कंप्यूटर की मदद से मैप्स को बनाया जाता है। पहले मैनुअल कार्टोग्राफी होता था, यानी कि हाथ से ही मैप्स बनाए जाते थे। अब कंप्यूटर कार्टोग्राफी है और डेटा को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, इन सभी चीज़ों में भी इन टेक्निक्स ने काफ़ी हद तक मदद की है। तो ज्योग्राफी में भी अब चेंजेस आए हैं जब मॉडर्न टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। इन सभी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को तो आंसर कर दिया कि वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज ज्योग्राफी। इस पूरे टॉपिक में हम कई सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे ज्योग्राफी के, और कई सारे डेफिनेशंस के थ्रू हम ये समझेंगे कि ज्योग्राफी किस तरह का डिसिप्लिन है। तो जब हम ये सवाल पूछते हैं व्हाट इज ज्योग्राफी, एक बेसिक डेफिनेशन तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन ही है कि ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ कहने से हम ज्योग्राफी को डिफाइन अच्छे से कर नहीं सकते। ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए फिजिकल एलिमेंट और ह्यूमन एलिमेंट, इन दोनों चीजों को साथ में लाना जरूरी होता है। इसीलिए ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। ये एक ज्योग्राफी का मेन डेफिनेशन हो जाता है। अब फिजिकल वर्ल्ड में भी वेरिएशंस है, ह्यूमन वर्ल्ड में भी वेरिएशंस है। इस पॉइंट को मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कैसे फिनोमेना फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों में वेरी करते हैं। अब अर्थ का सरफेस अगर हम देखें तो फिजिकल फीचर्स में कई सारे वेरिएशंस हैं। माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, ओशंस हैं, डेजर्ट्स हैं, लेक्स हैं। तो ये सारे अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं। वैसे ही जो अगर ह्यूमन वर्ल्ड की बात करें तो सोशो कल्चरल फीचर्स में भी वेरिएशंस है। जैसे अगर हम सेटलमेंट पैटर्न देखें तो विलेजेस हैं, सिटीज हैं, तो रूरल अर्बन सेटलमेंट्स हैं, और रूरल सेटलमेंट्स में भी वेरिएशन है, अर्बन सेटलमेंट में भी वेरिएशन है। रेलवे, रोड्स, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। मार्केट्स में भी रूरल मार्केट है, अर्बन मार्केट है, तो कई सारे एलिमेंट्स और हैं और वेरिएशन अच्छे से दिखता है। सोशियो कल्चरल वर्ल्ड में भी वेरिएशंस दिखते हैं। इन्हीं वेरिएशंस के मदद से ही हम फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप समझते हैं। जियोग्राफी में जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चरल वर्ल्ड के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डेफिनेशन हो जाता है। सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो ज्योग्राफी कैन बी डिफाइंड एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। सो ज्योग्राफी, इस टर्म को सबसे पहले इराटोस्थेनीस, एक ग्रीक स्कॉलर हैं, इन्होंने कॉइन किया था। ये दो ग्रीक वर्ड्स से बना है, पहला जियो और दूसरा ग्राफोस। जियो का मतलब अर्थ है, ग्राफोस का मतलब डिस्क्रिप्शन। तो इसीलिए इसका एक डेफिनेशन हो जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। लेकिन ज्योग्राफी में हम सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड या अर्थ को स्टडी नहीं करते, हम ह्यूमन बींग्स को भी स्टडी करते हैं, हम सोशो कल्चरल वर्ल्ड को भी स्टडी कर रहे हैं। तो इस डेफिनेशन को और थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। ज्योग्राफी सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ नहीं है, अर्थ में ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, ह्यूमन बींग्स का घर है ये। तो इसीलिए ज्योग्राफी का डेफिनेशन थोड़ा और चेंज होता है। तो ज्योग्राफी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये उस अर्थ का डिस्क्रिप्शन है जहां पे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि अर्थ जो ह्यूमन बीइंग्स का घर है, उस अर्थ के बारे में समझना, उस फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में समझना, ज्योग्राफिकल फिनोमेना को समझना, ये ज्योग्राफी का एक डेफिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फीचर है ज्योग्राफी का कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ये एक इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन है। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्योग्राफी का रिलेशन हर एक सब्जेक्ट के साथ है। ज्योग्राफी कई सारे सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन और नॉलेज और डेटा डिराइव करता है और उसे कंपाइल करता है, यानी कि यहाँ पे सिंथेसिस ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब ज्योग्राफी में हम अर्थ को समझते हैं, अर्थ और ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशन को समझते हैं।
और अर्थ मल्टी डायमेंशनल है, जैसे कि रियलिटी भी है। अब कई सारे और भी डिसिप्लिन्स हैं जिनका मेन एम अर्थ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना ही होता है। नेचुरल साइंसेज है, सोशल साइंसेज है। अगर हम नेचुरल साइंसेज की बात करें तो कई सारे डिसिप्लिन है, जैसे ओशियानोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, पेडोलॉजी, जहाँ पे हम सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। और सोशल साइंसेज भी हैं, जैसे कि हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। सो कई सारे सोशल साइंस के डिसिप्लिन है और नेचुरल साइंस के डिसिप्लिन है, जिनका एट द एंड मेन एम होता है अर्थ सरफेस के अलग अलग एस्पेक्ट को समझना। और ये सारे डिसिप्लिन जो नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को ज्योग्राफी यूज करता है। और इसीलिए ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करता है। लेकिन ज्योग्राफी इन सब्जेक्ट से अलग भी है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो मेन कंटेंट है और मेथोडोलॉजी है, किस तरह से ज्योग्राफी अर्थ को समझता है, वो मेथड्स अलग है। इसीलिए ज्योग्राफी इन सभी डिसिप्लिन से, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन से अलग भी है, लेकिन इन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ भी है। सो ज्योग्राफी derives its database from all the natural and social sciences and attempts their synthesis. Next हम ज्योग्राफी का एक और एस्पेक्ट पढ़ेंगे, स्पेशल वेरिएशन, या फिर जहाँ पे हम एरियल डिफरेंशिएशन को समझते हैं ज्योग्राफी में। तो पहले भी मैंने ये मेंशन किया है कि फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में वेरिएशन है, यानी कि अर्थ के सरफेस और ह्यूमन वर्ल्ड में हम वेरिएशन देख सकते हैं। और यही वेरिएशन हम ज्योग्राफिकल फिनोमेना में देख सकते हैं। कई सारे सिमिलर फिनोमेनाज हैं और कई सारे अलग अलग फिनोमेनाज हैं। इसीलिए ज्योग्राफर्स ने सबसे पहले फोकस इसी स्पेशियल वेरिएशन या फिर एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी को दिया था, यानी कि जितने भी फिनोमेना है वो ओवर द स्पेस कैसे वेरी करते हैं, उनका स्पेशल वेरिएशन कैसे है, उसे पढ़ना पहला फोकस था। तो जैसे जैसे ज्योग्राफर्स ने एरियल डिफरेंशिएशन को और पढ़ा, उन्होंने ये रियलाइज किया कि एक ही फिनोमेना को पढ़ना काफी नहीं होता। जब हम एक फिनोमेना को समझते हैं, जब उसकी वेरिएशन को हम समझते हैं, तब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कौन से ऐसे चीजें हैं जो इस वेरिएशन को कॉज कर रही है, यानी कि उन फैक्टर्स को स्टडी करना जिसके वजह से इस फिनोमेना में ये वेरिएशन है। तो फैक्टर्स को समझना जरूरी होता है, उसी से हम ये पता लगाते हैं कि ये फिनोमेना वेरी क्यों कर रहा है। एक एग्जांपल से समझते जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। अगर हम चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स को एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना कंसिडर करते हैं, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न्स में चेंज होना, एक जगह में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जा रहा है, ये आपका फिनोमेना है और इसमें आप अलग अलग पैटर्न देख सकते हो। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं होता। अब आपको ये देखना है कि अगर क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, अगर ये वेरिएशन है, तो ये वेरिएशन क्यों है। अब हम फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके वजह से क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि सॉइल टाइप, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये दो मेजर फैक्टर्स हैं। फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि क्या मार्केट में उस पर्टिकुलर क्रॉप का डिमांड हो रहा है और कौन से सीजन में डिमांड हो रहा है। फिर फार्मर अपने साइड से कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इनपुट डाल रहा है, किस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो कई सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, इसीलिए क्रॉपिंग पैटर्न में वेरिएशन आ रहा है। तो जब हम एक फिनोमिना को समझते हैं, उसके वेरिएशन को समझते हैं, तब हमें उन फैक्टर्स को भी समझना होगा जो इन वेरिएशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो तब जाके ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का। अगर क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस इफेक्ट है, तो हमें ये समझना होगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ये कॉज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप या फिर जो कॉजल रिलेशनशिप है, इसे समझना होता है। और ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये ज्योग्राफी का एक मेजर कंसर्न है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, जिसमें बोथ ह्यूमन फिनोमेना और फिजिकल फिनोमेना आता है, ये डायनामिक है, यानी कि इवॉल्व कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। और इसका जो नेचर है ये डायनामिक है, यानी कि बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है, सहमा हुआ या रुका हुआ नहीं है, बट डायनामिक है। अब इसका मेन रीजन क्या है। ज्योग्राफी डायनामिक इसीलिए है क्योंकि जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, they change over time as a result of an interactive process between ever changing earth and ever active man। अब ये एक ज्योग्राफी का डेफिनेशन भी है
अब ज्योग्राफी में हमारे दो मेन एक्टर्स हैं, अर्थ और ह्यूमन बींग्स। अब अर्थ का नेचर भी डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, इट्स एन एवर चेंजिंग अर्थ। अब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स अनरेस्टिंग है, अनटायरिंग है, एवर एक्टिव है, यानी कि कॉन्स्टेंटली चेंज की तलाश में है, इंप्रूवमेंट की तलाश में है, पॉसिबिलिटीज की तलाश में है। अब अगर एक एवर चेंजिंग अर्थ और एक एवर एक्टिव मैन इंटरैक्ट करते हैं तो चेंज तो डायनामिक ही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ज्योग्राफी में हम ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन यानी कि नेचर और ह्यूमन बींग्स का जो इंटरैक्शन है इसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वैसे ही नेचर ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेचर अपनी छाप छोड़ता है हमारी जिंदगी में, तो ह्यूमन नेचर जो इंटरैक्शन है इसे भी ज्योग्राफी समझने की कोशिश करता है। और जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारी लाइफ को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, हमारे क्लोथिंग पैटर्न में, शेल्टर में, फूड में, हम किस तरह का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है। और ह्यूमन बींग्स थ्रू आउट अपनी जर्नी में अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरैक्शन है वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ, ये जर्नी कैसी रही, अगर हम ये समझे तो हमें ये पता चलता है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थे वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे थे। अपने हर एक रिक्वायरमेंट, नीड के लिए अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे हेविली डिपेंड कर रहे थे, यानी कि नेचर से जितना मिलेगा उतने में ही खुश रहना। और इस स्टेज में जो सोसाइटीज थी, ह्यूमन सोसाइटीज, उन सोसाइटीज के ऊपर नेचर का कंट्रोल ज्यादा था, और इस स्टेज को हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी का स्टेज कहते हैं, या फिर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, जहाँ पे नेचर मदर नेचर है, उसे वर्शिप किया जाता है, उसके फ्यूरी को और उसके जो फ्यूरी है उससे डरा जाता है, और नेचर को एक हायर पावर दिया जाता है और एक अपर हैंड नेचर के पास होता है। अब धीरे धीरे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई और जैसे जैसे ह्यूमंस ने नेचर को और समझा, उस नॉलेज से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अब उस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन बीइंग्स नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचे जो था स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस नेचुरल एनवायरनमेंट ने ह्यूमंस पे इम्पोज किए थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया इन टेक्नोलॉजी की मदद से। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो सोसाइटी थी, जो प्रेजेंट सोसाइटी है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर पाई इन्वेंशंस के थ्रू, और टेक्नोलॉजी को भी एनहांस किया। अब ये जो कल्चरल डेवलपमेंट का स्टेज आया, यही स्टेज ऑफ फ्रीडम है, या फिर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स ने अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया है और ह्यूमन बीइंग्स के पास अब ज्यादा कंट्रोल आ गया है इन टर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशन। यानी कि इस स्टेज पे जो स्टेट ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हें हार्नेस करना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना, इस स्टेज में जो स्टेट ऑफ फ्रीडम है उसमें ह्यूमन बीइंग्स का मेन गोल था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना, जितना भी हो सकता है रिसोर्सेज से डिराइव करना। नेक्स्ट हम ज्योग्राफी में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल इंटीग्रेशन और स्पेशल वेरिएशन को समझते हैं। अब यहाँ पे स्पेशल एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब भी हम एक फिनोमेना को समझते हैं सबसे पहले पहला डायमेंशन स्पेस का ही आता है, तो इसीलिए हम स्पेशल वेरिएशन पे ज्यादा फोकस देते हैं। तो जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन, जहाँ पे लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और हर एक फिनोमेना का पैटर्न और वेरिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ज्योग्राफी 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन से डील करता है, यानी कि 3 अलग टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें हम व्हाट, वेयर और वाई को आंसर करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो आता है व्हाट का। यहाँ पे हम आंसर करते हैं कि ये जो जियोग्राफिकल फिनोमेना है ये क्या है, हम पैटर्न, फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं वेयर, यानी कि यहाँ पे फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पे है। हम देखते हैं कि ये जियोग्राफिकल फिनोमेना कहाँ पे हो रहा है और ये जो फीचर्स हैं ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन व्हाट,
सेकेंड वेयर। तो ये लोकेशनल और डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट को कवर करता है। क्या है फिनोमिना, कहाँ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इन दो क्वेश्चंस को आंसर करना काफी नहीं होता, यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाई। और इस थर्ड क्वेश्चन में हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझते हैं, यानी कि अगर एक फिनोमिना है तो वो क्यों है, कौन से फैक्टर्स हैं जो एक फिनोमिना को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट है। तो तीन क्वेश्चंस हैं, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। अब जो ज्योग्राफी है यहाँ पे स्पेस इंपॉर्टेंट है, स्पेस एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है और इस डिसिप्लिन में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है एक फिनोमिना का, वो लोकेशन, फिर कैसे एक स्पेस में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वेरी कैसे कर रहा है, इन सभी चीज़ों को समझा जाता है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। सो जियोग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी है और एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट है ये पहले भी हमने पढ़ा था और वो एक ब्रीफ तरह से हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हम क्यों कह रहे हैं जियोग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। सबसे पहले ये समझना होगा कि ज्योग्राफी इज ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। दो मेजर डायमेंशन है स्पेस और टाइम का जो ज्योग्राफी कंसिडर करता है। ये एक डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस है क्योंकि इसमें पहला एक फैक्टर होता है स्पेशल सिंथेसिस, जिसमें स्पेशल वेरिएशन और स्पेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेट करके टेम्पोरल सिंथेसिस पे फोकस करता है। टेम्पोरल सिंथेसिस पे टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसीलिए ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ synthesis. Next, geography also recognizes the fact that the world is a system of interdependencies. Geography इस interdependent factor को recognize करता है। अब जो फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में जो इंटर रिलेशनशिप और जो इंटरडिपेंडेंसी है इसको ज्योग्राफी समझता है। ज्योग्राफी ये भी समझता है कि कैसे पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरडिपेंडेंसी को कॉज करते हैं और ये जो वर्ल्ड एज अ सिस्टम, वर्ल्ड एज एन इंटरडिपेंडेंट सिस्टम, इसे ज्योग्राफी समझने की कोशिश करता है। अब इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं कि क्यों ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। अब ज्योग्राफी का जो रिलेशन है वो नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस के साथ है। पहले भी हमने इस पॉइंट को मेंशन किया था कि नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस का मेन एम रियलिटी को समझना है, अर्थ सरफेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना है। जो नेचुरल साइंस है जिसमें हम जियोलॉजी, पेडोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और तो ये, और फिर सोशल साइंसेस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी। सो ये सारे डिसिप्लिन्स का भी फोकस रियलिटी को समझना ही है। हर एक डिसिप्लिन अपने तरह से अपने सब्जेक्ट मैटर मेथोडोलॉजी के थ्रू इसी ऑब्जेक्टिव से फंक्शन करता है कि अर्थ सरफेस को अच्छे से समझना है, अर्थ के एस्पेक्ट्स को समझना है, रियलिटी को समझना है। और ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन इसीलिए है क्योंकि ज्योग्राफी अपने सब्जेक्ट मैटर में इंफॉर्मेशन इन सभी डिसिप्लिन से डिराइव करता है। अगर इस रिलेशनशिप को आपको अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके फिगर 1.1 को एक बार अच्छे से देख लेना। उसमें आपको ये बताया गया है कि कैसे हर एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी से लिंक्ड है। ज्योग्राफी सिंथेसिस पे फोकस करता है। जितना भी इंफॉर्मेशन और डेटा इन सभी डिसिप्लिन से, नेचुरल और सोशल साइंसेस से मिलता है, उसे ज्योग्राफी अपने सब्जेक्ट मैटर में ऐड करता है। फिनोमिनास को डिस्क्राइब करने में, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने में, हर एक एस्पेक्ट को और अच्छी तरह समझने में इन सभी डिसिप्लिन से जो नॉलेज मिलता है वो ज्योग्राफी को हेल्प करता है। और ज्योग्राफी भी इन कई सारे डिसिप्लिन्स को मदद करता है रियलिटी को एक स्पेशल पर्सपेक्टिव से समझने में। तो इसीलिए ज्योग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी है, रिलेशनशिप है हर सब्जेक्ट के साथ एंड इट्स एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। नेक्स्ट, एक ज्योग्राफर के पास अलग अलग डिसिप्लिन्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो डिसिप्लिन और उसकी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर सकता है। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, यानी कि नॉलेज दो डिसिप्लिन्स का इंटीग्रेट हो रहा है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है जो आपको ये बताता है कि ज्योग्राफी कैसे एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। और यहाँ पे हमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच का रिलेशन, जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है जिसमें टेम्पोरल सिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट रोल है अलॉन्ग विद स्पेशल सिंथेसिस।
अगर हम सबसे पहले वॉर या डिफेंस की बात करें और वहां पे अगर हम स्पेस को कंसिडर करें, तब हमें कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं कि कैसे जो स्पेस है ये कुछ कंट्रीज को डिफेंस और कुछ कंट्रीज को एडवांटेज देता है। एग्जाम्पल, जब वॉर हो रहा है तो जो बड़े कंट्रीज होते हैं जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होता है उनके पास एक एडवांटेज आ जाता है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर में ये एक कॉन्सेप्ट होता है। और जो भी जियोग्राफिकल फीचर्स है और स्पेस है उनका क्या रोल यहाँ पे आता है। तो जो भी एक रीजन का फिजिकल फीचर है उसे अगर एक स्ट्रैटेजिकली यूज किया जाए तो वो वॉर में या डिफेंस जब हम प्रोवाइड करते हैं उसमें एक कंट्री के पास एक एडवांटेज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो एक एथेनियन जनरल थे थेमिस्टोक्लिस। उन्होंने जो एथेंस और उस एरिया में जो भी पास के जो रीजन थे और जो वाटर बॉडी था और जो जियोग्राफिकल लोकेशन था उस पूरे एरिया का, उसे अपने एडवांटेज में लेने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और उस स्ट्रैटेजी के थ्रू वो वॉर जीत गए थे। और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी यूज किया था कि जो उनका एरिया है और उस एरिया में जो वाटर बॉडी है, जो फिजिकल फीचर है, जो जियोग्राफिकल फीचर है, उसे यूज करना वॉर जीतने के लिए। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। तो जो भी जियोग्राफिकल फीचर है, जो भी स्पेस है, उसे इस तरह से डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए, वॉर लड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे जब हम वाटर बॉडी में या जो वॉरशिप्स के थ्रू जब हम ओशन में या सी में फाइट करते हैं तो अपने सॉइल में, लैंड में वॉर होने से एक जो डिफेंडिंग कंट्री है वो रोक सकती है वॉर को अपने सॉइल में। और जब हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे जो एक हिस्टोरिकल फिनोमिना है, जो एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है, वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। तो हर एक हिस्टोरिकल इवेंट को हम जियोग्राफिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि जब हम एक रीजन के हिस्ट्री को समझते हैं तो उस रीजन का ज्योग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं, जो भी इवेंट्स है, उसमें ज्योग्राफी, उस एरिया का लोकेशन, वहाँ के फिजिकल फीचर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को एक सिंपल वॉरफेयर और डिफेंस के नजरिए से समझा है, लेकिन हर एक हिस्टोरिकल इवेंट को ज्योग्राफिकली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिमालयस। तो हिमालयास एक तो प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रीजन का। फिर एक बैरियर प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। फिर जो रूट्स होते हैं, जो पासेस होते हैं, वहां से गुड्स का ट्रेड हो सकता है, लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगर हम इंडिया का लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो इंडियन ओशन के पास है, ये एक एडवांटेज देता है और ये पूरा एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो जाता है। सी रूट्स के थ्रू या सी कोस्ट के थ्रू इंडियंस अलग अलग रीजन के लोगों के साथ कांटेक्ट रखते हैं, गुड्स ट्रेड करके। फिर लोग जब माइग्रेट करते हैं, यानी कि मटेरियल और लोगों के थ्रू जो कांटेक्ट होता है ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज के साथ। फिर अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने कैसे इंडिया और एशिया की बाकी सारे कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया ओशन रूट्स के थ्रू ट्रैवल करके। तो ये कई सारी चीजें हैं। तो हर एक हिस्टोरिकल इवेंट को जियोग्राफिकली हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जो टेम्पोरल सिंथेसिस है, यानी कि जैसे एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है, टाइम कैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये भी जरूरी होता है समझने के लिए। अब जब हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्पोरल सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने जस्ट अभी कहा कि टेम्पोरल सिंथेसिस कैसे इंपॉर्टेंट है। हर एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक जगह का स्ट्रक्चर, सब कुछ चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डेवलपमेंट्स होते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, नेचर में चेंजेस आते हैं। और ये सारी चीज़ें हम एक टाइम के फैक्टर से समझ सकते हैं। एंड दीज चेंजेस फॉलो अ डेफिनेट हिस्टोरिकल कोर्स, यानी कि एक ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं इसे हम जो टेम्पोरल वेरिएशन है इससे समझ सकते हैं कि कैसे चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रहे हैं, कैसे एक डेफिनेट हिस्टोरिकल कोर्स, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये हम ज्योग्राफिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि ज्योग्राफिकली हम ये हिस्टोरिकल चेंजेस को, टेम्पोरल वेरिएशन को स्टडी कर सकते हैं। अब हम टाइम को स्पेस के टर्म्स में और स्पेस को टाइम के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि प्लेस ए प्लेस बी से 1500 किलोमीटर दूर है, तो ये हम स्पेस के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लेस ए प्लेस बी से 3 घंटे दूर है या 4 घंटे दूर है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। तो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले अप्रोचेस टू जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो हर एक डिसिप्लिन को, सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच होता है। वैसे ही ज्योग्राफी में 2 मेजर अप्रोचेस हैं ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। पहला सिस्टमैटिक अप्रोच, दूसरा रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच जनरल ज्योग्राफी, यानी कि जो भी ज्योग्राफी हमने अब तक पढ़ा है वो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का ही पार्ट है। यानी कि जो जनरल ज्योग्राफी जिससे हम सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं वो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी ही है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एक जर्मन ज्योग्राफर है, उन्होंने इस अप्रोच को डेवलप किया था। और रीजनल ज्योग्राफी को कार्ल विटर, ये भी एक जर्मन ज्योग्राफर है, उन्होंने डेवलप किया था रीजनल ज्योग्राफी को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, फिर देखेंगे कि रीजनल अप्रोच क्या है। सो सिस्टमैटिक अप्रोच में पूरे वर्ल्ड को एक जियोग्राफिक यूनिट कंसिडर किया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया एक जियोग्राफिक यूनिट है। अब जो भी जियोग्राफिकल फिनोमेना हम पढ़ेंगे वो जो स्टडी होगा वो पूरे वर्ल्ड पे बेस्ड होगा, यानी कि मैक्रो लेवल पे हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस और पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं तो जो भी स्टडी होगा वो मैक्रो लेवल पे होगा, और जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो पूरी दुनिया है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे ये हो रहा है। अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को स्टडी कर रहे हैं तो वो भी वर्ल्ड लेवल पे ही होगा। जो पहला स्टेप होगा वो पूरी दुनिया को एक यूनिट कंसिडर करना होगा। तो ऐसे सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच में जो भी फिनोमिना का लोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पैटर्न है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेम्पोरल वेरिएशन है, ये सब पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट ऑफ स्टडी कंसिडर करके मैक्रो लेवल पे होगा। नेक्स्ट रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच सिस्टमैटिक अप्रोच का उल्टा है। सिस्टमैटिक अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड को एक पूरा यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे स्टडी हो रहा है। रीजनल अप्रोच में माइक्रो लेवल पे स्टडी हो, यानी कि रीजनल अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है रीजन को स्टडी किया जाता है। अब हम पूरी दुनिया को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करेंगे और एक पर्टिकुलर रीजन को उठा के उस रीजन को हमारा यूनिट ऑफ स्टडी बना देंगे। फिर उस रीजन में वो जियोग्राफिकल फिनोमिना कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या पैटर्न है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वेरिएशन, ये सब उस पर्टिकुलर रीजन का जो वेरिएशन है उसे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हैं और हमारा यूनिट ऑफ स्टडी अगर हम इंडिया को ले रहे हैं, तो इंडिया एक रीजन है, हम इंडिया में कैसे क्लाइमेट वेरिएशन हो रहा है, कैसे ये जियोग्राफिकल फिनोमिना, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब हम इंडिया में पढ़ेंगे। यानी कि इंडिया को यूनिट ऑफ स्टडी लेके माइक्रो लेवल पे होगा। अगर हम इंडिया को भी फर्दर डिवाइड करें रीजन्स में, तो हम हिमाचल प्रदेश में कैसे क्लाइमेटिक वेरिएशन हो रहा है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, लोकेशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स, फिर पैटर्न, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि ज्योग्राफी में डुअलिज्म एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये पॉइंट मैंने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन किया था कि ज्योग्राफी में डुअलिज्म है, यानी कि ज्योग्राफी में 2 मेन एस्पेक्ट्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। यही डुअलिज्म में हम समझते हैं कि कैसे जो ज्योग्राफर्स हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को समझते हैं। जो पहले के स्कॉलर्स थे वो फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कल्चरल डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, सोशल चेंजेस, इन सभी चीज़ों को भी वो पढ़ने लगे। जब ह्यूमन बीइंग्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बने तब ह्यूमन ज्योग्राफी का भी इम्पॉर्टेंस बढ़ने लगा। फिर फोकस था कि कैसे इस इंटर रिलेशनशिप को समझे जो फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में है। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच के बेसिस पे कैसे ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी को हमने डिवाइड किया है। तो 3 डिविजन्स हैं, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी एंड बायो जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी। तो फिजिकल जियोग्राफी के 4 ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड हाइड्रोलॉजी एंड फोर्थ
सॉइल जियोग्राफी या फिर पेडोलॉजी। सो फिजिकल जियोग्राफी के ये 4 मेन ब्रांचेस हमें बताए गए। तो सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि लैंडफॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, कौन से प्रोसेसेस के वजह से इवॉल्व हुए हैं और लैंडफॉर्म्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी में मेनली क्लाइमेट का स्टडी होता है, वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेटिक चेंजेस, टाइप्स, रीजनल वेरिएशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में वाटर को स्टडी करते हैं, यानी कि वाटर बॉडीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, कई सारे वाटर बॉडीज, उनका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन लाइफ और अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट फोर्थ ब्रांच सॉइल जियोग्राफी या जो पेडोलॉजी है। सॉइल जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि सॉइल कैसे फॉर्म हुआ है, क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, फिर वैरायटी, कितने टाइप के सॉइल हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और मेन यूज क्या है। मेनली सॉइल फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है और कई सारे टाइप्स और फैक्टर्स भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये है सॉइल जियोग्राफी। नेक्स्ट ह्यूमन जियोग्राफी। सो ह्यूमन जियोग्राफी में 5 ब्रांचेस हैं, सोशल कल्चरल जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी। तो सबसे पहले सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी। तो सोशल जियोग्राफी डील्स विद स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चरल जियोग्राफी डील्स विद कल्चरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटेड बाय द सोसाइटी। नेक्स्ट पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी। तो पॉपुलेशन जियोग्राफी स्टडीज पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें हम ये देखते हैं कि 2 टाइम पीरियड के बीच में पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रहा है, नेगेटिवली ग्रो कर रहा है या पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। देन पॉपुलेशन जियोग्राफी स्टडीज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये देखा जाता है कि कैसे पॉपुलेशन को एक रीजन में अरेंज किया गया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें ये देखा जाता है कि कैसे एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। फिर सेक्स रेशियो, मेल फीमेल सेक्स रेशियो को स्टडी किया जाता है, मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितने फीमेल्स हैं। फिर माइग्रेशन को स्टडी किया जाता है, रीजन से दूसरे रीजन में लोग माइग्रेट करते हैं, क्यों इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन होता है। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है कि कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोग एंगेज्ड हैं, कौन से ऑक्यूपेशंस लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सेटलमेंट ज्योग्राफी। सो सेटलमेंट ज्योग्राफी सेटलमेंट पैटर्न्स को स्टडी करता है, रूरल अर्बन सेटलमेंट पैटर्न्स को। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये पढ़ता है कि कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में है, क्यों है, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज। तो टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन्हें स्टडी करना। तो कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड एंड अदर काइंड्स ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे एक मेन एलिमेंट होता है टेम्पोरल सिंथेसिस का। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम ये समझते हैं कि किन किन हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक स्पेस ऑर्गेनाइज होता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे इवॉल्व होता है, क्योंकि हर एक रीजन का एक अपना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस होते हैं, जियोग्राफिकल फीचर्स में भी टेम्पोरल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच पॉलिटिकल जियोग्राफी। सो पॉलिटिकल जियोग्राफी में हम पॉलिटिकल इवेंट्स को स्टडी करते हैं, बाउंड्री कैसे सेट होता है वो स्टडी करते हैं, स्पेस रिलेशंस, कैसे 2 नेबरिंग कंट्रीज या रीजन्स या फिर पॉलिटिकल यूनिट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कैसे रिलेशंस मेंटेन करते हैं। देन डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि कैसे एक वोटिंग यूनिट या इलेक्ट्रल यूनिट के बाउंड्रीज को मार्क किया जाता है, कैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इलेक्ट्रल पैटर्न्स, वोटिंग पैटर्न्स, इलेक्शन सिनेरियो, ये सारी चीज़ें। देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम एक पॉपुलेशन के पॉलिटिकल बिहेवियर को भी ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एम पॉलिटिकल फिनोमेना बिहेवियर को स्पेस के नजरिए से, स्पेस रिलेशन, एक स्पेशल पर्सपेक्टिव देना होता है। नेक्स्ट बायो जियोग्राफी। सो फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी के इंटरैक्शन के वजह से ही बायो जियोग्राफी का डेवलपमेंट होता है, ये थर्ड ब्रांच है। सो बायो जियोग्राफी में हम प्लांट जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, इकोलॉजी या इकोसिस्टम या फिर एनवायरमेंटल जियोग्राफी को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट प्लांट जियोग्राफी। प्लांट जियोग्राफी में हम नेचुरल वेजिटेशन और उनके हैबिटेट्स का जो स्पेशियल पैटर्न है, वेरिएशन है और जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी में हम एनिमल्स, उनके हैबिटेट्स,
स्पेशल पैटर्न और जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इकोलॉजी या इकोसिस्टम। इकोलॉजी या इकोसिस्टम में हैबिटेट को स्टडी किया जाता है हर एक स्पीशीज का, फिर हर एक स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी पढ़ा जाता है। फोर्थ, एनवायरमेंटल जियोग्राफी। अब एनवायरमेंटल जियोग्राफी बायो जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच इसीलिए बनता है क्योंकि आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स एनवायरमेंटल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। तो इन सभी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ था, उसी के चलते कंजर्वेशन इंश्योर करने के लिए, जुडिशियस यूज प्रमोट करने का रिसोर्सेज का, इन सभी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एनवायरमेंटल जियोग्राफी को डेवलप किया गया और ये जियोग्राफी का एक नया ब्रांच बन गया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। सो रीजनल अप्रोच के बेसिस पे 4 ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी है। फर्स्ट वन रीजनल स्टडीज या फिर एरिया स्टडीज, सेकेंड वन रीजनल प्लानिंग, थर्ड वन रीजनल डेवलपमेंट एंड फोर्थ रीजनल एनालिसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं रीजनल स्टडीज या एरिया स्टडीज क्या होता है। तो रीजनल अप्रोच में जब हम एक रीजन को यूनिट ऑफ स्टडी बनाते हैं तब उस यूनिट को भी हम अलग अलग तरीके से स्टडी कर सकते हैं, मैक्रो लेवल पे, मीजो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे। तो जो हम माइक्रो एनालिसिस एक रीजन का कर रहे हैं उसमें भी 3 डिविजन्स हो सकते हैं, जहाँ पे हम मैक्रो लार्ज लेवल पे उस रीजन को स्टडी कर रहे हैं, मीजो जो मीडियम लेवल पे है और माइक्रो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम उस रीजन का ले रहे हैं। नेक्स्ट रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में हम प्लानिंग कैसे कर रहे हैं पैटर्न्स को देखते हैं, जिसमें कंट्री या रूरल एरिया प्लानिंग हो सकता है या फिर टाउन सिटी या अर्बन एरिया प्लानिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट में भी हम रीजन को कैसे प्लान किया गया है, वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट को इंश्योर किया गया है, क्या क्या पैटर्न है, हम रीजनल डेवलपमेंट में वो देखते हैं। फोर्थ वन रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस के 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट फिलॉसफी, दूसरा एस्पेक्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो जब हम रीजनल एनालिसिस में फिलॉसफी को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जियोग्राफिकल थॉट आता है, जहाँ पे हम थियरीज को पढ़ते हैं, फिलॉसफी को समझते हैं और उसे जियोग्राफिकली इंटरप्रेट करते हैं। सेकेंड वन लैंड एंड ह्यूमन इंटरैक्शन, जो कि ह्यूमन इकोलॉजी का पार्ट है। ह्यूमन इकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स अपने लैंड के साथ इंटरैक्ट करते हैं या अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो रीजनल एनालिसिस का पहला एस्पेक्ट है फिलॉसफी, जहाँ पे हम जियोग्राफिकल थॉट और ह्यूमन इकोलॉजी को समझते हैं। सेकेंड वन मेथड्स एंड टेक्निक्स। सो मेथड्स एंड टेक्निक्स में सबसे पहले आता है मैनुअल कार्टोग्राफी एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी डील्स विद मैप मेकिंग एंड जब हम मैप्स को स्टडी करते हैं वो कार्टोग्राफी में आता है। सो मैनुअल कार्टोग्राफी में हम हाथ से मैप्स बनाते हैं, फिर कंप्यूटर कार्टोग्राफी में हम कंप्यूटर्स की मदद से मैप्स बनाते हैं। सेकेंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से हम डेटा को और बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड फील्ड सर्वे मेथड्स। फील्ड सर्वे मेथड्स कई तरह के होते हैं, केस स्टडी करना, इंटरव्यूज लेना जिसमें इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन वगैरह आते हैं। नेक्स्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में रिमोट सेंसिंग, GIS और GPS आते हैं। रिमोट सेंसिंग की मदद से हम एक एरिया को मैप कर सकते हैं, उसके फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं। GIS स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से हम एक डेटा को मैनेज और एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है GPS। GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS की मदद से हम नेविगेट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, मैपिंग हो सकता है, ट्रैकिंग हो सकता है। तो ये सारी चीजें GPS की मदद से पॉसिबल है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नए मेथड्स एंड टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक्स, कंप्यूटर्स का यूज करना, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं उसके मदद से जो डेटा है, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा है, उसे जियोग्राफिकली स्टडी करने में और एनालाइज करने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS काफ़ी हेल्पफुल टूल्स है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल जियोग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये जो हमारा बुक है ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है और इस बुक में हम फिजिकल जियोग्राफी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर के
एंड में हमें ये बताया गया है कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई शुड बी स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी ज्योग्राफी का ही एक ब्रांच है, दो ब्रांचेस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और पहला ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी जो फिजिकल वर्ल्ड, नेचर, अर्थ सरफेस, इन सभी चीजों को स्टडी करता है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। सो फिजिकल ज्योग्राफी में आता है लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर। ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लिथोस्फियर में हम पढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी एक्सेट्रा। एटमॉस्फियर में आता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, एलिमेंट्स, कंट्रोल ऑफ वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में हम पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर में आता है जब हम वाटर बॉडीज को स्टडी करते हैं, वाटर बॉडीज कैसे लाइफ फॉर्म्स को इम्पैक्ट करते हैं वो स्टडी करते हैं, ओशियन, सी, लेक, इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर का कॉन्टैक्ट कैसे लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन करता है ये समझते हैं। हम ह्यूमन बींग्स के बारे में, प्लांट, एनिमल लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फूड चेन, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हाउ टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सारी चीज़ें समझते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड वी स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने जस्ट बताया कि हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर से डील करते हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इनका कॉन्टैक्ट और बायोस्फीयर जिसमें हम ये पढ़ते हैं, ये हमारे सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी होता है और इन्हें समझना भी ज़रूरी हो जाता है। फिर अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें जहाँ पे हम लैंड फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, तो ये लैंड में ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ वर्क करते हैं। तो ये जो बेस है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, ये लैंड फॉर्म्स ही है। अगर हम और डीप में जाएं तो अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स, जैसे प्लेन लैंड, प्लेन्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है, अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज प्लेन्स में हो सकते हैं। फिर प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से अलग अलग रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, मिनरल्स का एक सोर्स होता है प्लेट्यू रीजन। फिर माउंटेन, माउंटेन रीजन, सोर्स ऑफ रिवर। फिर पैस्टरल लैंड अवेलेबल होता है, फॉरेस्ट लैंड, और टूरिज्म के लिए भी प्लेट्यू रीजन, माउंटेन्स जो और प्लेन लैंड में अलग अलग फीचर्स, तो ये टूरिज्म स्पॉट्स भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम सॉइल की बात करें तो जो सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसे पेडोजेनेसिस कहते हैं, और जो सॉइल फॉर्मेशन हम स्टडी करते हैं या सॉइल ज्योग्राफी जो होता है और सॉइल को जब हम स्टडी करते हैं उसे पेडोलॉजी कहा जाता है, सॉइल फॉर्मेशन की स्टडी को, और सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहा जाता है। अब जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो पेरेंट रॉक है उस पर डिपेंड करता है, टाइम एक फैक्टर होता है, क्लाइमेट जिसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन आता है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सॉइल के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी होता है। सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारे ही नहीं प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए भी सॉइल जरूरी होता है। एग्रीकल्चर भी सॉइल टाइप पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, हम किस तरह के सेटलमेंट में रहते हैं, फूड हैबिट्स क्या है, क्लोथिंग किस तरह के कपड़े हम पहनेंगे, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि जो लोग हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, वार्म वेदर कंडीशंस जहाँ पे होता है, वहाँ पे लोग कॉटन के मटेरियल या फिर लूज कपड़े, लाइट मटेरियल पहनते हैं। तो क्लोथिंग इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट। जो लोग कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं वो लोग ज़्यादा थिक कपड़े पहनते हैं, और ये मैकेनिज्म होता है क्लाइमेट से डील करने का। फूड हैबिट्स चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड द क्लाइमेट। फिर क्लाइमेट वेजिटेशन को इम्पैक्ट करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि एक जगह पे कौन सा वेजिटेशन होगा, कहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन होगा, कहाँ पे टेम्परेट वेजिटेशन होगा, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। एक रीजन में एग्रीकल्चर पैटर्न क्या होगा, कौन से क्रॉप्स उगाए जाएंगे, वो भी क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट भी इन सभी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है।
और इनका हमारे लाइफ पे भी इम्पैक्ट है, इसीलिए भी फिजिकल ज्योग्राफी को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ह्यूमन बीइंग्स ने अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ और एक जगह के साथ अडेप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी की है। जैसे अगर एक वार्म एरिया में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे एसी और कूलर्स का इस्तेमाल करना, ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ पे रूम हीटर्स का इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन बीइंग्स ने डेवलप की है। अब क्लाइमेट के दो मेजर एलिमेंट्स है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे वेजिटेशन डिपेंड करता है। अब डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड की क्वालिटी क्या होगी, ये भी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है। प्रेसिपिटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेनफॉल। अब इंडिया में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो रेनफॉल पे ही डिपेंड करता है। जो रेनफॉल होता है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अब जब ग्राउंड वाटर में ज़्यादा पानी हमें मिलता है या ग्राउंड वाटर लेवल जब हाई रहता है तब वो एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए भी काम आता है। अब पानी एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो ये ज़रूरी होता है अलग अलग वाटर बॉडीज को समझना, उसका लाइफ फॉर्म्स पे क्या इम्पैक्ट होता है ये समझना और उसे जुडिशियसली यूज़ करना। अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशंस आर स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। कई सारे रिसोर्सेज हैं, फिश है, कई सारे मिनरल्स हैं और फिश लाइवलीहुड का भी एक सोर्स है। अब इस छोटे से बॉक्स में ज्योग्राफी का दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है, दो अलग अलग तरह के डेफिनेशन। एक रिचर्ड हार्टशॉन का है और दूसरा हेटनर का है। सो रिचर्ड हार्टशॉन कहते हैं कि ज्योग्राफी में मेनली एरियल डिफरेंशिएशन पे फोकस किया जाता है, यानी कि जो स्पेशियल वेरिएशन एक फिनोमेना का ओवर द अर्थ सरफेस, इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। सो रिचर्ड हार्टशॉन का डेफिनेशन है, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। नेक्स्ट, हेटनर का डेफिनेशन है, ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। सो हेटनर कहते हैं कि ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफिकल फिनोमेना के डिफरेंसेस और वेरिएशंस को समझते हैं। अलग अलग रीजन में जो वो फिनोमेना है उसके वेरिएशन को हम समझते हैं। यहाँ पे भी स्पेशल पर्सपेक्टिव ही आता है, तो दोनों डेफिनेशन में स्पेशल वेरिएशन ही बताया गया है। लेकिन हमने इस पूरे चैप्टर में ये समझा है कि ज्योग्राफी में स्पेशल वेरिएशन और टेम्परल वेरिएशन दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब इस लास्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि फिजिकल ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कैसे चेंज हो रहा है, रीसेंट एडिशंस क्या है और फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए क्यों जरूरी है। इन दो क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या चेंजेस आए हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में एक रीसेंट चेंज ये आया है कि अब फोकस रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें इवैल्यूएट करना, उन्हें मैनेज करना, यानी कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हें कैसे यूटिलाइज करना, कैसे इन अवेलेबल रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अब हो गया है। जैसे जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आगे बढ़ रहा है और जैसे एक डिसिप्लिन चेंज होता है और एस्पेक्ट्स ऐड होते रहते हैं, तो ये एक रीसेंट एडिशन है फिजिकल ज्योग्राफी में। अब अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग्स के बीच का रिलेशनशिप समझना जरूरी होता है। अब ये क्यों? हमें पता है जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इन रिसोर्सेज को यूज कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना होता है। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उन रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग्स यूटिलाइज करते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्सेज को ध्यान से यूटिलाइज करें, यानी कि जितना नीड हो उतना ही यूटिलाइज करें, यानी कि एक केयरफुल तरीके से जुडिशियसली अगर यूज करें तब तो ठीक रहता है सिचुएशन। लेकिन अगर जितना रिक्वायरमेंट हो उससे ज्यादा यूटिलाइज किया जाए या फिर जितना एनवायरनमेंट लिमिट कर रहा है उससे ज्यादा अगर रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करें तब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। यानी कि बिना किसी प्लान के, फ्यूचर को नजर में ना रखकर अगर हम रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज करें, एक्सप्लॉइट करें, तब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब अगर इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए सोल्यूशन चाहिए
तो फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग्स के बीच का रिलेशन समझना होगा, और ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए रिसोर्सेज का इवैल्यूएशन पढ़ना, मैनेजमेंट पढ़ना ये जरूरी हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी को समझना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए भी जरूरी होता है। सो दिस वाज चैप्टर 1, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। आई रियली होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन रोज का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड हो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।